हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मॉडल सेट क्लास 9th का साइंस का सेट 1 बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं इसमें सिर्फ आपको इसका सॉल्यूशन ही नहीं, आंसर ही नहीं, बल्कि इसका मैं मतलब कंसेप्ट भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों मेरा नाम वारिस है और मेरा ये यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो पहला पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप देखें। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। तो जो अदिश होता है, ठीक ना, अदिश में क्या होता है कि अदिश राशि उसको कहते हैं जिसके सिर्फ मान होता है, मतलब जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मान होता है। जैसे कि दूरी दूरी कितना है, 15 मीटर, ठीक है। तो ये क्या, इसका सिर्फ मान है, लेकिन इसका दिशा नहीं होना चाहिए, सिर्फ मान होना चाहिए। मतलब थोड़ी नहीं बोलता है कि 15 मीटर दूरी हम ईस्ट में गए, लेकिन आपका जो विस्थापन है, विस्थापन में हमको क्या है कि आपको उसके 10 मीटर आप गए, लेकिन आपको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस दिशा में गए। कि 10 मीटर गए लेकिन किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, इस तरह मतलब आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना। यदि आप विस्थापन को बता रहे हैं तो, लेकिन यदि आप दूरी को बता रहे हैं तो उसमें दिशा का जरूरत नहीं होता है, ठीक ना। तो मतलब सिंपल सा आप समझें कि सदिश राशि क्या है जिसमें मान, परिमाण या मान और दिशा दोनों होता है, और अदिश जिसमें सिर्फ दिशा होता है। तो आप देख लें यहाँ पे, तो आपका क्या है विस्थापन। तो मैंने विस्थापन में क्या बोला, इसमें आपका होगा क्या, मतलब मान और दिशा दोनों। त्वरण, तो विस्थापन से रिलेटेड है क्या, वेग, ठीक ना। वेग और वेग से रिलेटेड है त्वरण, यानी तीनों एक दूसरे से संबंध रखता है, ठीक ना। तो ये तीनों हो गया आपका सदिश राशि। लेकिन जो आपका दूरी है वो दूरी क्या, मैंने बोला था अदिश राशि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर यानी 1 सेकेंड में कितना वेग हुआ, ठीक ना, उसको हम क्या कहेंगे। तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। और यदि आपको पूछे विस्थापन में परिवर्तन की दर को, तब उसको कहेंगे क्या, वेग, ठीक ना। तो आप इसको भी याद रखें कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला है चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। तो चाल और वेग का मात्रक सेम होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। लेकिन चाल है आपका सदिश अदिश राशि और वेग आपका है सदिश राशि, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन एक सदिश होता है, एक अदिश होता है। तो आपका क्या पूछा है कि चाल और वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड। अगला ओडोमीटर क्या मापता है। आप एक गाड़ी, अब यदि आप बाइक देखे होंगे तो, या कोई भी कार बाइक, तो उसमें देखिए 2 मीटर लगा रहता है, एक लगा रहता है, 2 मीटर लगा रहता है। एक में क्या होता है कि उसमें से लिखा रहता है यहाँ दूरी से 3 किलो, 3,000, 4,000 ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। और यहाँ पे होता है काटा, यहाँ पे 0, 1, 2 ऐसे करके लिखा रहता है, मतलब वो स्पीड को बताता है, ये मतलब कितना दूरी चलते हैं सो। तो ये आपका हो गया ओडोमीटर। ये जो आपको क्या हो गया, ओडोमीटर, दूरी को जो मापता है। और जो ये स्पीड मापता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो आपको यहाँ पूछा गया कि ओडोमीटर क्या मापता है, मतलब मापता है क्या, तो आपका हो जाएगा दूरी, दूरी मापता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर का मान होगा, यानी आपको 20 मीटर पर सेकंड दिया, इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने बताया था कि यदि आपको किलोमीटर पर आवर दिया है और उसको चेंज करना है किस में, मीटर पर सेकेंड में, तो उसको 5/18 से गुना करेंगे। लेकिन यही यदि आपका मीटर गुना करेंगे, ठीक है, यही देखो मीटर पर सेकेंड दिया है तो उसमें 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा दिया है कितना, 20, तो 20 को गुना करेंगे, आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर, इसमें गुना कितना करेंगे, 18/5 से। तो 5 से कटिए कितना, 4, तो 18×4 = 72, यानी कितना आ गया आपका 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है कि एक कार 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। तो कार का त्वरण क्या होगा, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, v-u/t, ठीक है। तो आपको दिया है, क्या दिया है कि 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर घंटे हो जाता है, तो कार का त्वरण क्या होगा। तो आपको यहाँ पे निकालना है त्वरण। तो आपको यहाँ दिया क्या है, दिया है आपका कार की चाल 15, यानी दूरी दिया है, डी दिया है कितना, 15 मीटर दूरी दिया है और चाल आपका दिया है इतना। तो आपको निकालना है त्वरण। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपका, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो यहाँ आप करेंगे कि आपका देखिए
एस दिया यानी दूरी दिया है और भी दिया है और यू दिया है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, 2a बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो उससे आप लगा दें। तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर लें, जैसे 18 किलोमीटर बराबर है 36 किलोमीटर, तो इसको मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, तो 18 को कितना गुना करेंगे 5/18 से, तो कट जाएगा कितना बचेगा 5, और इसको यदि करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी आपका जो होगा यू 5 और बी हो जाएगा 10, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो आप निकाल दें 2a कितना है, ये आपको निकालना है, s कितना है 15 मीटर बराबर भी स्क्वायर, तो भी कितना निकला था 10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो आप कितना हो गया 15 दूनी 30, ये बराबर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 कितना जाएगा 75, यानी ये बराबर हो जाएगा यहाँ 75 और नीचे आ जाएगा आपका 30, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 15, 5 से कटेगा 15 और 6, अब 6 को भागा दे 15 से, 6 दूना 12, 6 पच्चीस 30, यानी आपका 2.5 आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो सिंपल से जानते हैं बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो न्यूटन, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये 1 न्यूटन कब होगा, जब ये द्रव्यमान आपका 1 होगा और त्वरण आपका 1 होगा, यानी दोनों 1 होगा, तो 1 गुना 1 1 आ जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि जब मेरा 1 गुना 1 क्या होगा 1 kg द्रव्यमान और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा त्वरण होगा, तो कितना हो जाएगा 1 गुना 1 और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोल सकते हैं। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपका kg ई ग्राम, ये नहीं होगा 1 kg मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ये राइट ऑप्शन। अगला है कि 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः इतना है, जड़त्व किसके कम हो गए, तो जड़त्व जिसका मतलब देखिए जड़त्व डायरेक्ट मतलब सिंपल सा डिपेंड करता है वो इस पर द्रव्यमान पर, आदि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, सी का है 10 kg, यानी सी का सॉरी आपको पूछा कम होगा, तो कम किसका है बी का 2 kg है, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बी का कम होगा, यानी बी ऑप्शन बी, ठीक है। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर त्वरण का मान होगा, जैसे बल बराबर क्या था फॉर्मूला द्रव्यमान यानी m गुना त्वरण, तो आपका बल दिया 1 न्यूटन और आपका 1 kg वस्तु दिया है, तो आपको पूछा है त्वरण कितना होगा, तो 1 को उधर लगेगा भागा हो जाएगा, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 होगा, यानी त्वरण भी कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है, तो न्यूटन की गति से पहले नियम से क्या मिलता है, तो इस सब के लिए मैंने एक वीडियो अलग अलग से बना रखा है, सब चैप्टर का मैंने अलग से और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बना रखा है, तो उसमें मैंने बताया था कि न्यूटन के पहले गति के नियम से जड़त्व का डिफिनेशन मिलता है, जड़त्व का परिभाषा, ठीक है। और दूसरे नियम से मिलता है कि बल मापने का सूत्र, की बल कैसे मापेंगे, और तीसरे नियम से क्या मिलता है वो मतलब बल का, कि बल का नेचर कैसा है, उसका प्रकृति कैसा है, ठीक है। तो आपको पूछा पहला नियम, तो पहले नियम से क्या मिलता है जड़त्व की परिभाषा, ऑप्शन नंबर ये राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 12 नंबर कि क्या है कि न्यूटन गति किन कौन से नियम से बल मापने, अभी मैंने बताया था कि दूसरे गति से क्या मिलता है बल मापने का सूत्र, तो आपसे हो जाएगा दूसरे नियम से, जो क्या फॉर्मूला मिलता है दूसरे नियम से F बराबर m, ये तो यही है तो मेरा बल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि g का मान होता है, तो g का मान पृथ्वी के लिए क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम कभी कभी 10 भी बोलते हैं, तो आपको जो रहेगा वो मन लगा दें, तो अब यहाँ पे आपका क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगला है कि 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, 60 kg द्रव्यमान का किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो आपका दिया है m दिया है कितना 60 kg, ठीक है। तो आप पहले पृथ्वी पर निकाल लें, तो पृथ्वी पर भार क्या होगा mg, तो m है 60 और g का मान ले लें 10, तो 600 न्यूटन हो गया पृथ्वी पर। लेकिन चंद्रमा पर पूछा है, तो आप जानते हैं कि चंद्रमा भार किस पर, चंद्रमा पर यानी मून पर क्या होता है 1/6 गुना भार किस पर, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर भार कितना निकला अभी आपका 600 निकला, तो 600 लिख दें, और 6 से भागा तो 600 पर 6 से काटेंगे तो 100 बचेगा, यानी आपको कितना आएगा चंद्रमा पर भार 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्या है अगला क्वेश्चन कि शरबत बनाने के समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है या पदार्थ के कणों का, तो देखिए पदार्थ
मतलब चीनी में हम पानी मिलाएं तो वो मिल जाता है, तो क्यों मिलता है, मतलब किस कारण से। तो पहला ऑप्शन क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण चिकने में दूसरे आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होता है, यानी सभी के कारण। देखिए पदार्थ के कण क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, तो उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण उसमें जगह है तो उसमें आकर मिल सकता है। पदार्थ गतिशील होते हैं, तो गतिशील के कारण क्या होता है, एक दूसरे को मिलने में आसानी होता है। और चिकने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आकर्षित करने क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तभी तो मिलेंगे। तो यानी आपका हो जाएगा सभी, उपरोक्त में सभी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन कौन पदार्थ का उदाहरण है, तो कौन सा। देखिए यहाँ पे विचार है, शीत है, शीतल पे है, स्नेह है, तो कौन पदार्थ का उदाहरण है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए विचार, तो विचार क्या है, इसका मास नहीं होता, विचार हम लोग जो सोचते हैं तो उसका कोई द्रव्यमान नहीं है। शीत है, शीतल पे है, स्नेह है। तो आप देखिए जो शीतल पेय जो हम लोग पीते हैं, ठंडा मतलब उसको बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसको बोला गया शीतल पेय। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर सी, उसमें क्या मास होता है, ठीक है। और जगह भी घेरते हैं, जहाँ भी रखेंगे तो वो हो गया मेरा पदार्थ। अगला है कि दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना। दो विभिन्न पदार्थ, एक पदार्थ है एक पदार्थ है, दोनों स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं विसरण बोलते हैं, विसरण। विसरण को बोलते हैं, विसरण का डेफिनेशन यही है कि जब दो पदार्थ स्वतः आपस में मिलती हैं तो उसको विसरण कहते हैं, ठीक है। अगला, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन मतलब द्रव्यमान बट्टा आयतन पूछा है, तो किसका मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, तो ये होता है घनत्व का फॉर्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है। इसका डेफिनेशन यही होता है घनत्व का, कि किसी वस्तु का घनत्व द्रव्यमान प्रति आयतन होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा घनत्व, इसका राइट आंसर घनत्व कहाँ है, घनत्व ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, या किस नियम को प्रदर्शित करता है, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम जल है, तो इसको काटेंगे तो 1:8, ठीक है। और ये 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे देखें, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये मिलके जल बनाया, ये कितना है 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, और ये कितना है 18 ग्राम। इसको जोड़ेंगे तो 16 2 18, इधर भी 18, यानी दोनों तरफ का एक द्रव्यमान क्या है, बराबर है। तो बराबर है, तो यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता ना ही नाश, यानी दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर है, यानी किस नियम को प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान अनुपात सदैव 1:8 होता है, किस नियम को प्रदर्शित करता है, तो आप जानते हैं कि ये किस नियम का है, ये है आपका स्थिर अनुपात का नियम। इसका सदैव हमेशा कोई कहीं भी जल मतलब कितना भी, यदि मान के चलिए 4 ग्राम हाइड्रोजन मिलाया तो आपको 4 गुना लेना पड़ेगा किसका, ऑक्सीजन का, यानी कितना हो जाएगा 64 ग्राम लेना पड़ेगा, तब आपका होगा कोई भी बनेगा। यानी इसका हमेशा अनुपात कितना होता है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में 1:8 होता है, ठीक है। तो यानी आपको यह हो गया स्थिर अनुपात का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं, परमाणु त्रिज्या को आपको किस में मापते हैं, तो परमाणु त्रिज्या को हम मापते हैं, वह मापते हैं हम नैनोमीटर में, ठीक है। आपका कोई भी परमाणु त्रिज्या है तो उसको मापते कितना, नैनोमीटर में, बहुत छोटा नहीं तो नैनोमीटर कितना होता है 10⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर, ठीक है 10⁹ मीटर, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है कि परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं, परमाणु द्रव्यमान, जैसे भी परमाणु को मतलब त्रिज्या किस में मापते हैं, नैनोमीटर में, तो आपका जो परमाणु द्रव्यमान है उसको किस में मापते हैं, तो नैनोमीटर गलत, पिकोमीटर गलत, सेंटीमीटर गलत, आपका हो जाएगा यू में मापते हैं। जैसे हम किसी कोई भी वस्तु का द्रव्यमान किस में केजी मापते हैं, ऐसा यूनिट मेरा केजी है, तो उसी तरह जो परमाणु का द्रव्यमान को मापते हैं हम यू, इसको बोलते हैं यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड बोलते हैं, ठीक है, यू में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, तो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, वो होता है परमाणु। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो कहता है परमाणु, ठीक है। जल की परमाणुकता कितनी होती है, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और परमाणुकता क्या होता है कि उसमें कितना परमाणु उपस्थित है, तो हाइड्रोजन 2 परमाणु और ऑक्सीजन एक, यानी टोटल कितना 3 परमाणु। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक परमाणुकता 5 है, आपको पूछा कि किसमें 5 गो तत्व मिला है, परमाणुकता मतलब जितना तत्व उसमें उपस्थित होगा वही होगा परमाणुकता। तो आप देख लें क्या है अमोनिया, तो अमोनिया का होता है NH3, इसमें कितना है हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन 1 4, ये तो नहीं होगा 5 ठो। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका होता है CO2, इसमें कितना है 3, नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या ऑक्सीजन 3, कार्बन 1, कैल्शियम 1, यानी 3 और 2 5, आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट राइट ऑप्शन। अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए, आपको लिखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल
टू। ठीक, तो अब देखें CaOH का होल टू कहाँ, यहाँ है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या था। नाइट्रिक अम्ल होता है आपका HNO3, इसका आपका आणविक द्रव्यमान निकला है। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन कितना है 3 है, तो 16 48 जोड़ दें तो 48 और 14 आ गया आपका 62 अरे 63 ग्राम, यानी आपका हो जाएगा 63 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज आप पढ़े होंगे किसने की थी। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है। आपको बताना है कि कौन सा जीव जो है वो एक कोशिकीय जीव है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पैरामीशियम जो है आपका एक कोशिकीय जीव है। ठीक है ना। अगला है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है। जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका, वो सबसे बाहरी परत उसका होता है कोशिका भित्ति। लेकिन जो आपका होता है जंतु, तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, उसमें क्या रहता है कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, तो जंतु यदि पूछेगा तो उसमें कोशिका झिल्ली, और पादप पूछेगा तो कोशिका भित्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका जो भित्ति बनी होती है वो आपका बनी होती है सेल्यूलोज से, आपका कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है कि कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपना भोजन अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वर्णात्मक परिक्रमण, एंडोसाइटोसिस, अवशोषण, अल्प परासरण आपको बोलते हैं उसको। इसका आंसर हो जाएगा आपका अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 33, कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है। अनुवांशिक गुणों मतलब जो हम लोग अनुवांशिक गुण हमारे पीढ़ी से तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं, उसकी सूचना कहाँ होती है। तो उसकी सूचना होती है आपका गुण सूत्र में। ठीक ना, उसके कारण मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी में अनुवांशिक गुण का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगला है कि लाइसोसोम कहाँ बनता है। तो लाइसोसोम आपका जो बनता है वो कहाँ बनता है, वो आपका बनता है गाल्जी उपकरण में लाइसोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। अगला है किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं। तो आपको पूछा गया कि किसी विशेष को कार्य करने के लिए कोशिका, तो कोशिका तो मतलब कोशिका जो समूह बनाती है उसका समूह का नाम सिंपल सा पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उत्तक सी। ठीक है, मतलब जो आपका कोशिका समूह बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। कोई भी विशेष कार्य करने के लिए वो आपस में मिलकर समूह बनाता है उसको बोलते हैं उत्तक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तना के शीर्ष भाग में कौन उत्तक पाया जाता है। ठीक ना, आपको बोलना कि पूछा गया कि तना के शीर्ष भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो तना के शीर्ष भाग में जो उत्तक पाया जाता है वह आपका अस्कलेरेकाइमा। ठीक नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है। तो जो पौधों में हम पत्ती जो भोजन बनाता है, ठीक ना, उसका संवहन तना जड़ में कौन करता है। तो आपका हो गया फ्लोयम। फ्लोयम क्या होता है, पूरा भाग में जल भोजन का संवहन करता है, लेकिन जो जल का संवहन करता है वो करता है जाइलम। ठीक है, तो जाइलम क्या है, जल का संवहन करता है, पौधा बनाया भोजन को संवहन करता है। अगला अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या था। अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है वो आपको कहलाता है टेंडन। ठीक ना, टेंडन जो है अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। अगला कि नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा, देखिए नारियल के रेशे में कौन सा उत्तम पाया जाता है। तो इसका भी शायद इसका आंसर हो जाएगा आपका नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है। किधर किया